हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अगम जैन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट यानी अपनी सप्लीमेंट्री बुक के 5 चैप्टर की वन शॉट में इसको खत्म करने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट इसको वन शॉट में खत्म करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अब शुरुआत करते हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी से। ये बहुत ही फनी चैप्टर है, जैसा नाम है वैसा कुछ कुछ हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है, किंग होता है और किंग को एक आर्क बनवाना होता है। आर्क कुछ इस टाइप का आर्क होता है और वो पत्थरों से बनवाना चाहता था, पत्थरों ईंटों से। तो उसने अपने आर्किटेक्चर को कहा, मतलब जो वहां का ठेकेदार होगा, इजीली हम भाषा में कहे तो ठेकेदार ने अब वो वर्कर्स से कह के आर्क तो बनवा दिया। अब राजा साहिब जब उस आर्क को विजिट करने गए, अब वो घोड़ा या फिर पैदल जो भी चल रहे थे जिसमें भी, तो वो जब आर्क से बाहर निकलने लगे तो उनका जो मुकुट है, उनका जो क्राउन है, वो नीचे गिर गया। अब किसी भी राजा का क्राउन गिर जाना वो तो इररिस्पेक्टफुल होगा ना, तो उनकी इज्जत का सवाल था। वो अपने कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट में सारे ही मंत्री लोग को बुलाया और जिन्होंने उस आर्क में काम किया था उनको बुलाया। और राजा ने ये बोला, जिसने भी ये गलत काम किया है उसको तो अब फांसी मिलेगी। तो उसने सबसे पहले आर्किटेक्ट को बुलाया। अब आर्किटेक्ट बोलता, राजा जी मेरा क्या काम, मैंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था, इसमें गलती वर्कर्स की है। वर्कर को बुलाया गया। वर्कर क्या बोलता है, इसमें तो ईंट बनाने वाले की गलती है, मतलब उस मैसन की गलती है जिसने ईंट बनाए हैं। अब राजा जी ने बोला, उस मैसन को लेके आओ। मैसन क्या बोलता है, मेरी क्या गलती है, मैंने तो ईंट बना दिए, अब इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, किधर किस ब्लॉक में कैसे लगाना है, ये तो आर्किटेक्ट या वर्कर की गलती है ना। फिर आर्किटेक्ट की फिर से गलती आ गई, पर यहाँ पे अभी ब्लेम गेम चालू चल रहा है अभी भी। तो लास्ट में जब वो आर्किटेक्ट बोल देता है कि राजा साहब ठीक है, मेरी गलती थी, बट ये भी कह सकते हैं हम कि राजा साहब को आर्किटेक्ट ने उसको मैप दिखा दिया। तो आर्किटेक्ट ये बोल देता है कि मैंने तो आपको नक्शा पहले दिखा दिया था, उसमें मेरी क्या गलती है। तो राजा को लगने लगता है, यार शायद मेरे को फांसी मिलने वाली है, क्योंकि मैं ही अपने गुनाह का गुनहगार हूँ, जिस वजह से मुझे फांसी मिलेगी। राजा क्या बोलता है कि इस मामले में हम एक वाइस मैन को बनाएंगे जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो बहुत ज्यादा हमसे एल्डर हो। वो एक वाइस मैन को लेके आ गए, बहुत बूढ़ा था, और उससे पूछा गया कि कल्प्रिट कौन होगा। तो बूढ़े ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला कि कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए। उसने बस इतना कहा। अब नेशन को तो वो चाहिए था, हैंगिंग चाहिए थी, मतलब फांसी की सजा किसी को तो सुनानी थी। और उनके मंत्री जो थे वो इतने पागल थे, इतने गधे थे, और भी कुछ कह सकते हैं आगे, तो उन्होंने राजा को ही फांसी में चढ़ा दिया। अब राजा को फांसी में इसलिए चढ़ा दिया, इसकी कहानी सुनिए कि उन्होंने मंत्रियों ने ऐसा फांसी का फंदा बना दिया था और फिर कहा कि जो भी इस फांसी के फंदे में फिट आ जाएगा, मतलब ना कि हाइट ज्यादा आगे, ना कि हाइट ऊपर होनी चाहिए, ना ही छोटी होनी चाहिए हाइट, सारे लोग उसमें से निकलते गए। फिक्स कौन बैठा, राजा बैठा यार। और राजा को हैंग होते हुए मंत्रियों ने भी कुछ नहीं कहा, राजा हैंग हो गया, राजा मर भी गया राजा। अब मंत्री क्या बोलते हैं कि अब हम नया किंग बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल रीति रिवाज से, जैसे हमारे रिचुअल है, जैसे कि हम सब करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी सब मंत्रियों ने ऐलान कर दिया। सब घोड़ों में निकल गए और उन्होंने प्रजा से बता दिया, जो भी इस क्या बोलते हैं, जो आर्क बना था उसके नीचे से निकल जाएगा घोड़े के सहित, या फिर जो भी उसको बिना सर टकराए, उसको हम पूछेंगे कि राजा कौन बनेगा। अब एक शायद दूसरे शहर का आदमी था, वो उसको कुछ नहीं पता था, और वो इतना गधा था, इतना बुद्धू था। क्यों था पता करते यार। वो उस आर्क के नीचे से निकल गया, सेफली निकल गया, कुछ नहीं हुआ। वहां जो दोनों सैनिक खड़े थे उन दोनों ने पकड़ा, मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि राजा कौन बनेगा। उसका जो तकिया कलाम था, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, वो एक ही चीज को तकिया दोहराते रहते हैं। अब इस बुद्धू का भी
तकिया कलाम था। तकिया कलाम क्या था? मेलन। मेलन तकिया कलाम था यार। कोई खरबूजे को तकिया कलाम कैसे बना सकता है? चलो तकिया कलाम तो बना लिया, बट उसने खरबूजा कह दिया तो इन्होंने क्या बना दिया? उसे राजा भी बना दिया यार। सॉरी, उन्हें राजा बना दिया, वो भी राज्याभिषेक करके सारे रिचुअल से। और उसके बाद जब राजा बन गए मेलन साहब, तो प्रजा से जाके पूछा गया कि आपको कैसा लगा? तो प्रजा ने बोला बिंदास यार, हमको तो फ्रीडम है, अब राजा कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो इस कहानी को लिखने का कष्ट किया है विक्रम सेठ जी ने। सॉरी यार, विक्रम सेठ। इस कहानी को लिखने का कष्ट विक्रम सेठ ने किया था। हमारे इंडिया के हैं और इतनी जबरदस्त कहानी तो हम इंडियन ही सोच सकते हैं। फिर अब दूसरी कहानी पे मूव ऑन होते हैं। कौन सी दूसरी कहानी? बर्थ। बहुत ही मजेदार कहानी है, चलो यार इसी को देख लेते हैं। अब द बर्थ में क्या होता है? बर्थ में पति पत्नी होते हैं, उस जो पत्नी की माँ होती है और एक मिडवाइफ होता है, एक डॉक्टर होते हैं। पति का नाम जो मॉर्गन रहता है, पत्नी का नाम सुजैन मॉर्गन रहता है। अब जो मॉर्गन है और सुजैन मॉर्गन है, वो 20 साल के बाद एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो मॉर्गन एक डॉक्टर एंड्रू के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं और उन्हें बताते कि आज शायद मेरी पत्नी को डिलीवरी हो जाएगी, तो क्या आप उसे देख सकते हैं? तो डॉक्टर एंड्रू बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल। वो गए, अपने ऑफिस गए, बैग उठा के लेके आए, बट उसके बाद सीन ही अलग था। वो उनके घर तो पहुंच गए जो मॉर्गन के। हाँ, अब जो मॉर्गन क्या करते थे, जरा कहानी से हट के है। जो मॉर्गन एक वेल्श गांव था, वहां पे माइनिंग का काम करते थे, तो उतने ज्यादा रिच नहीं थे। अब जैसे ही एंड्रयू उनके घर में आते हैं, डॉक्टर एंड्रयू उनके घर में आते हैं, तो उनका जो वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी वो फर्स्ट फ्लोर में थी। अब वो जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ते तो बताते हैं कि वहां की सीढ़ियां नैरो थी, मतलब सकरी हुई थी। अब जब ऊपर चले गए तो उन्होंने देखा कि रूम तो क्लीन है, बट सेमी फर्निश्ड सा रूम है, उतना अच्छा रूम नहीं है। और उन्होंने उनकी बीवी, मतलब उनकी पत्नी सुजैन मॉर्गन को चेक किया, और सुजैन मॉर्गन की भी जो माँ थी, मतलब होने वाले बच्चे की नानी, उनको बता दिया कि अभी तो एक आध घंटा है उनको डिलीवरी होने में। वहां पे एक मिडवाइफ भी थी। अब मिडवाइफ कौन होता है? मिडवाइफ मतलब ऐसी लेडी जिसे ट्रेन किया जाए, जो सिर्फ ये जानती हो कि बच्चे के डिलीवरी के वक्त क्या क्या करा जाता है, वो ही होती है मिडवाइफ। बाहर निकल गए इस रूम से। देन सुजैन मॉर्गन की जो माँ थी, उन्होंने एक चाय का कप ऑफर किया कि आप चाय लेंगे। उन्होंने चाय मतलब ठुकराई तो नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, बट हाँ वो समझ गए कि मुझे चाय इसलिए ऑफर कर रही है ताकि मैं ये काम छोड़ के भाग न दूं और मतलब इस काम से हट ना जाऊं, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं माँ जी, मैं इस काम से बिल्कुल नहीं हटूंगा, मैं इसे पूरा करके जाऊंगा। देन अब मिडवाइफ अंदर से आवाज लगाती है कि दर्द होने लगा। देन उसके बाद डॉक्टर जाते हैं, अब डिलीवरी हो जाती है। बेबी नॉर्मल था, बेबी एबनॉर्मल नहीं था, बट हाँ वो सांस नहीं ले पा रहा था। सांस नहीं ले पा रहा था, उसमें डॉक्टर ने बताया है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई थी। इस वजह से उन्होंने वो जो बेबी था उसे मिडवाइफ के हाथों में दिया। मिडवाइफ इतनी गधी थी, इतनी बेवकूफ थी, उसने उस बेबी को बेड के नीचे रख दिया, पेपरों के बीच, न्यूज़पेपर्स के बीच। अब डॉक्टर सोच में पड़ गए, थोड़ा उन्हें डर भी लग रहा था, बट उन्हें फिर याद आया कि जब वो मेडिकल कॉलेज में थे, उन्होंने तब एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्हें वो एक थेरेपी याद आ गई। उन्होंने तुरंत मिडवाइफ से चिल्ला के बोला एकदम कड़क आवाज में, जाओ जाके एकदम ठंडा पानी लाओ और एक अलग बर्तन में, एक अलग कंटेनर में एकदम गर्म पानी लाओ। और फिर बेबी को कुछ 10-10 मिनट उस पानी में रखा, ठंडे पे भी और अलग गर्म में भी। देन एक रफ टॉवेल ली और फिर उसके चेस्ट और बैक में रब किया, जिस वजह से बेबी ब्लो करने लगा, मतलब सांस आने लगी। बेबी एकदम, मतलब बेबी की लाइफ सेव कर दी। यहाँ पे होता है
मिरेकल होने के बाद डॉक्टर के मन में मिक्स्ड इमोशन आ गए, खुशी का भी दुख का भी। दुख का इसलिए था क्योंकि कुछ पिछले दिन पहले वो अपने फ्रेंड से मिल के आया था, जो भी हुआ हो, और उसके बाद डॉक्टर वो घर छोड़ के चले गए, मतलब ऐसे टहलने चले गए। उनका बैग यही रखा था और उन्हें किसी ने बताया भी कि आपका बैग यहाँ रखा है, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इसे बाद में ले लूंगा। बात इतनी इमोशनल कहानी थी, हमने इन दोनों को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब द समर है मतलब गर्मी की कहानी है, व्हाइट हॉर्स है अब व्हाइट हॉर्स की भी कहानी है। गर्मी को हम कर देते हैं इग्नोर, अब बात करते हैं व्हाइट हॉर्स की। यहाँ पे बात हो रही है शुरुआत से, एक मुराद नाम का लड़का है, एक अरम नाम का लड़का है। जो मुराद नाम का लड़का है वो 13 साल का है और जो अरम नाम का लड़का है वो 9 साल का है। इस कहानी के नरेटर जो है वो हमारे अरम साहब हैं जो 9 साल के हैं। अब मुराद सुबह 4 बज रहे थे और वो घोड़े पर राइडिंग करते आया अरम के रूम में आया और उसने विंडो को नॉक किया। अरम ने देखा, उसे लगा यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि मेरा कजन मुराद वो हॉर्स पे तो नहीं बैठा है ना। फिर वो उसने आईज रब की, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसी करी जाती है यार रब, और फिर देखा कि यार ये तो सच में व्हाइट हॉर्स में बैठा, एकदम ब्यूटीफुल था वो घोड़ा, बहुत जबरदस्त। उसके बाद उसने पूछा कि उसके मन में ये आया कि यार हम इतने गरीब हैं, हम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, वो ऑब्वियसली ये तो घोड़ा नहीं ला सकता है। पर उसने उससे पूछा भी कि यार तुमने चोरी किया है, ये घोड़ा तुमने चोरी किया है। बट मुराद ने उसको इग्नोर कर दिया और पूछा क्या तुम्हें राइडिंग में चलना है। और अरम भी छोटा सा था, उसका मन हो गया राइडिंग में चलने का और वो दोनों चल पड़े। शुरुआत में मुराद ने राइडिंग की। अब जो मुराद था वो थोड़ा सा क्रेजी स्ट्रीक था, मतलब कि एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी थी और सब चीज में आगे था। और मुराद उसको घोड़े को राइड कर रहा था। कुछ देर बाद आके उन्होंने घोड़े को स्टॉप कर दिया। अब जो अरम साहब थे इस कहानी के नरेटर, वो कहते हैं कि मुझे भी राइड करना है। तो वो घोड़े पे तो बैठ गए। हुआ क्या, वो कुछ दूर ही चले और घोड़े ने उनको पीठ से फेंक दिया, वो नीचे गिर गए और घोड़ा आगे चला गया। अब अरम दौड़ते हुए आया, मुराद दौड़ते हुए आया अरम के पास कि तुम्हें क्या हो गया। ऐसा उसने नहीं पूछा, ऐसा अरम को लगा वो तो घोड़े को ढूंढने जा रहा था और वो कुछ देर बाद घोड़े को ढूंढ के ले भी आया। देन कुछ अब क्या होता है, ये जो अरम था ये पूछता है कि क्या तुमने सच में घोड़ा चोरी किया है। तो अरम के जो मुराद होता है वो कितना जबरदस्त आंसर देता है, बोलता है नहीं, ये मैं राइडिंग सीखने के लिए लाया हूँ और कुछ देर बाद वापस कर दूंगा। एग्जैक्टली यार उसने चोरी ही किया था। बट अब हम बात करते हैं गैरोगेलियन ट्राइब्स के बारे में। ये कहानी आर्मेनिया की है और गैरोगेलियन ट्राइब्स जो थे वो आर्मेनिया के बहुत ही ऑनेस्ट पीपल्स होते थे, मतलब वो पूरा कबीला ऑनेस्ट हुआ करता था। वो किसी का भी फायदा नहीं उठाते थे, एकदम प्योर ऑनेस्ट थे और उन पे ईमानदारी पे कोई भी शक नहीं करता था। और उसी ट्राइब के बच्चे थे अरम एंड मुराद। अब क्या होता है, मुराद बोलता है कि हम इस घोड़े को 6 महीने बाद वापस कर देंगे जब तक अरम सीख नहीं जाता है। मतलब ऐसा मुराद ने कहा कि हम इस घोड़े को 6 महीने बाद वापस कर देंगे जब तक मेरा छोटा भाई अरम जो 9 साल का है वो जब तक हॉर्स राइडिंग सीख नहीं जाता है। अब उसी दिन क्या होता है, जो अरम के घर पे एक अंकल खुशरो होते हैं और एक जॉन बायरो अंकल होते हैं। वो दोनों आते हैं। तो अंकल खुशरो जो है वो थोड़े से खड़ूस है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर है, बट स्वीट भी है। और जॉन बायरो आते हैं और वो अंकल खुशरो को बताते हैं कि क्या होता है, मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है कुछ दिनों से। तो अरम जान जाता है कि यार ये तो उसी घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने चुराया है। अब ये बात अरम मुराद को बता देता है और मुराद उस घोड़े को छुपा देता है कहाँ, फेटविजियन फार्मर के यहाँ पे, उसके वाइन यार्ड पे, फेटविजियन फार्मर के वाइन यार्ड पे अरम उस घोड़े को छुपा देता है। अब अंकल खुशरो का जरा सा कैरेक्टर के बारे में जान तो लिया यार। क्या बोलते हैं, हाँ थे यार, हाँ
तो जो मुराद था वो अंकल फेडविजन फार्मर के यहाँ छुपा देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लोग फिर से राइडिंग करते हैं, फिर छुपा देते हैं। अब उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो अंकल उसे मिल जाते हैं। जॉन बायरो अंकल उसे देख के उस घोड़े को देखने लगते हैं, उसकी स्किन, उसका कलर, उसके टीथ तक गिनने लगते हैं कि ये मेरा घोड़ा तो नहीं है। बट उन्हें पता था कि गैरोगेलिया ट्राइब एकदम ऑनेस्ट रहते हैं और ये कभी चोरी नहीं करेंगे, तो उन्हें शक भी नहीं हुआ कि ये मेरा घोड़ा है। और क्या हुआ, मुराद और जो अरम थे वो गिल्टी फील करने लगे थे अपने फैमिली को लेके कि यार हमारी फैमिली भी ऑनेस्ट है, हम लोग ने ऐसा काम किया है तो हम इस घोड़े को लौटा देते हैं। तो उन्होंने जॉन बायरो अंकल को लौटा दिया। यार समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स भी खत्म कर दिया। अब बात करते हैं द एड्रेस। द एड्रेस जैसा एड्रेस है उस पे एक एड्रेस की बात करते हैं। अब एड्रेस क्या है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हॉलैंड वॉर की। अब इसमें भी 3 कैरेक्टर है, मिसेस एस की डॉटर और मिसेस डॉर्लिंग। अब मिसेस एस और मिसेस एस की डॉटर जो थे वो दोनों, मतलब मिसेस एस ही मिसेस डॉर्लिंग को अपने घर की कॉस्टली चीजें दे दिया करती थी। वो इसलिए दे दिया करती थी क्योंकि मिसेस एस को खतरा था कि यार हम हॉलैंड वॉर में हर चीज गंवा ना दे और इतनी कॉस्टली चीजें हम किसी को दे देते हैं, कॉस्टली चीजें हम किसी को दे देते हैं। और वो कौन थी, मिसेस डॉर्लिंग आंटी। वो आंटी जो थी इतनी गधी भी नहीं कह सकते, थोड़ा उनमें आडम्बर चलता था। अब उन्होंने मिसेस एस ने अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को बता के रखा था कि मैंने अपनी सारी बिलोंगिंग, अपनी कॉस्टली बिलोंगिंग इन आंटी को दी रखी है, मिसेस डॉर्लिंग आंटी। हॉलैंड वॉर का समय था, खत्म हो गया। उसके बाद उनकी बेटी जब वो बहुत बड़ी हो गई वो इस जगह पे जाती है, इस एड्रेस पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे जाती है और दरवाजा नॉक करती है। देन वहां से निकलती है कौन, मिसेस डॉर्लिंग आंटी। वो एस की डॉटर को पहचान जाती है बट उसे इनकार करती कि मैं तो आपको नहीं जानती, और उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। अब जब जो डॉटर है वो फिर से अपने घर जाती है वापस और सोचती है कि यार नहीं, मेरी मम्मी की बिलोंगिंग है, अब मैं लेके आऊंगी जिस वजह से मैं कुछ तो निशानी रह जाए ऐसा। देन जब जो एस की डॉटर थी, एस की डॉटर फिर से वहां पहुंची और इस बार उसे उनकी बेटी मिली जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी। अब उनकी बेटी थोड़ी सी स्वीट थी, उन्होंने बुलाया और उनकी बेटी ने उन्हें अंदर बुलाया, उन्हें चाय ऑफर करी और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी बस आती होंगी, उनके लिए भी चाय बना रही हूँ, आप भी पी लीजिए, ठीक है। अब वो जो मग लेके आए वो भी उन्हीं का था और जो टेबल पे जो क्लॉथ बिछा था वो थोड़ा सा जल गया था और जो मिसेस एस की डॉटर है उन्हें याद आ गया कि यार ये तो हमारा ही क्लॉक है। अब उनके घर की दीवारें जो थी, उनके घर के रूम जो थे, एकदम गंदी स्मेल आ रही थी और कुछ अच्छा क्लीन नहीं रखा था उन्होंने। और वहां पर उन्होंने किचन में देखा कि मेरी मम्मी का ही वो क्या, हाँ, सिल्वर का क्रॉकरी सेट पड़ा है, वो भी इन्होंने रख लिया, उसे यूज करे। कोई कैसे कर सकता है यार, अगर आपको कोई कुछ चीज रखने दे तो क्या आप उसको यूज करने लगो, नहीं ना। उसके बाद उसकी मम्मी आने से पहले उसे याद आया कि यार मैंने जब पिछली बार आई थी तो इसकी मम्मी ने एक ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था जो मेरी मम्मी ने ही बुना था। तो उन्हें ये सब याद आया और उसके बाद वो उस घर से ही बाहर चली गई, मतलब इस एड्रेस से अपने घर की ओर चली गई। और इसलिए चली गई क्योंकि वो अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ऐसा समझ लो यार। और वो ये भी जानती थी कि मैं बार बार इस चीज को सोचूंगी, रिग्रेट होगा, ये सब होगा, देन अपनी कॉस्टली बिलोंगिंग छोड़ के चली। अब बात करते हैं मदर्स डे की।